चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपने अच्छी तरह देखा। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं और एक क्वेश्चन लिवरेज चैप्टर के इस वीडियो में, और उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आईसीएआई की बुक में से लिया गया और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इसके ऊपर भी आप प्रॉपर फोकस रखिएगा, ऐसा मैं चाहता हूं बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या लिखा है, इस चीज को समझते हैं हम। A firm has sales of rupees 75 lakh, variable cost is 56% and fixed cost is rupees 6 lakh. It has a debt of rupees 45 lakh, so there is a debt also of 45 lakh at 9% and equity of rupees 55 lakh. पूछा क्या है, देखते हैं एक एक चीजें। तो सबसे पहले हमें पूछा है व्हाट इज फर्म्स आरओआई। आरओआई मतलब हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। डज इट हैव अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। इसके लिए जब हम करेंगे तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हमको देखना पड़ेगा। यू नो बच्चों के अब एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज का, ये आपको सब मालूम है। इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज कैपिटल टर्नओवर इज 3, ऐसी इंडस्ट्री जिसका कैपिटल टर्नओवर 3 है, सो डज इट हैव ए हाई और लो कैपिटल टर्नओवर। व्हाट आर द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेजेस ऑफ द फर्म। इफ the sales is increased by suppose 10%, by what percentage EBIT will increase, at what level of sales EBT of the firm will be equal to 0, and if EBIT increases by 20%, at what by what percentage EBT will increase। बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलिएगा। क्योंकि इस सवाल के अंदर आप देखेंगे तो सभी तरह की चीज़ें आ गई है, सभी तरह के सवाल इन्होंने पूछ लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस सवाल के अंदर हमारा, वहां से शुरुआत करते हैं बच्चों। इसमें भी जो सबसे पहला स्टेप अपना होने वाला है वो बाकी सब की तरह ही होगा, राइट। हम पहले यहाँ पे बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, यानी कि हम यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे। और इनकम स्टेटमेंट के लिए नेचुरली हमें शुरुआत वापस वही सेल्स से ही करनी पड़ेगी। तो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें लिख के शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि ये इनकम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा है, वो यहाँ बाजू में ही थोड़ा सा बन जाएगा, राइट। तो चलिए पहले इनकम स्टेटमेंट में डिज़ाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल्स। सेल्स का फिगर देखें तो हमें ऑलरेडी 75 लाख रुपीज़ का फिगर दिया है, तो सेल्स 75 लाख हो गया। अगर मैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट का फिगर भी मुझे दे दिया गया है, 56% है। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट का मुझे रेशियो दिया है, तो 75 लाख इंटू 56% करूंगा तो 42 लैक्स का मेरा वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखना पड़ेगा 42 लैक्स। अब मैं इसे माइनस करूंगा, नेचुरली मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो हमें माइनस करना होता है। कंट्रीब्यूशन अगर मैं निकालूं तो कंट्रीब्यूशन का फिगर आ जाएगा बच्चों, प्लीज कीप कैलकुलेटर एंड चेक द काउंटिंग। 33 लैक्स का आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आने वाला है, राइट। सो देखिए, कंट्रीब्यूशन भी आपका अच्छे तरीके से आ गया, जो कि 33 लैक्स रुपीज का फिगर आया है। कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या होता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कटेगा, और फिक्स कॉस्ट का फिगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख रुपीज का फिक्स कॉस्ट काटूंगा, इससे मुझे मिलेगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फिगर नेचुरली कितना आ जाएगा, 27 लाख रुपीज का फिगर आएगा। अब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से क्या कटेगा बच्चों, उसमें से कटेगा इंटरेस्ट। तो मैं यहां से माइनस करूंगा और इसमें से इंटरेस्ट को लेस करूंगा। इंटरेस्ट का फिगर कैसे पता चलेगा, अब ध्यान से देखिए अगर, तो यहां पे डेट हमारा 45 लाख रुपीस का डेट है और उसके ऊपर 9% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट चुकाना है। तो 45 लाख रुपीस इंटू अगर आप 9% करेंगे तो 4,05,000 रुपीस का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का फिगर कितना आ जाएगा बच्चों, 4,05,000 रुपीस। ये कटने के बाद फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो होगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स का फिगर। 27 लाख में से 4,05,000 काटेंगे तो 22,95,000 रुपीस का आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा।
अच्छा, टैक्स का रेट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है, देयर इज नो टैक्स रेट गिवन, तो हमें उसके बारे में कुछ भी मेरे हिसाब से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये हमारा टेबल बन गया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हम हमेशा बनाते हैं। ये काम होता है सबसे पहला काम, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन गिनो, हमेशा पहले आपको ये गिन के साइड पे रख देना है। तो क्वेश्चन 11 एकदम अच्छा जा रहा है, पहला स्टेप हमने पूरा कर दिया है। देखो अब एक एक करके चीजें ढूंढना शुरू करते हैं, जैसे कि फर्म्स आरओआई पहले पूछा है, तो मैं सबसे पहले फर्म का अगर यहाँ पे आरओआई निकालना चाहूँ, राइट, तो वो कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई का मतलब क्या होता है बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल, मैंने आपको बताया था आगे भी एक क्वेश्चन के अंदर, EBIT डिवाइडेड बाय आपको लेना पड़ेगा टोटल इन्वेस्टमेंट, या तो आपको लेना पड़ेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो चलिए बच्चों, EBIT का फिगर कितना है इस क्वेश्चन में ये देखते हैं। तो EBIT का फिगर आप देखेंगे तो 27 लाख का फिगर है, 27 लाख, दिस इज द फिगर ऑफ EBIT। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, देखिए हमने कितना कैपिटल लगाया, तो डेट 45 लाख का है और इक्विटी 55 लाख है। इसका मतलब तो ये हुआ पूरे 1 करोड़ रुपए का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो चलिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 1 करोड़, राइट, 1 करोड़, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। और मैं कर देता हूं इंटू 100। तो ऐसे जैसे ही सॉल्व करूंगा, 27% का तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा बच्चों। तो दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, आई थिंक 27% है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए अब जो सेकंड पूछा है वो पूछा है, डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है कि वो निकालने के लिए पहले एक बार फाइनेंशियल लिवरेज गिन तो ले। अच्छा वैसे यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में लिखा ही है कि ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज हमको निकालना है, तो क्यों ना पहले हम ये तीनों दिन लिवरेज को ही निकाल दें। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व पहले कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। चलिए कंट्रीब्यूशन का फिगर अगर मैं देखूं तो वो 33 लैक्स का फिगर है, कंट्रीब्यूशन इज 33 लैक्स। और EBIT का फिगर देखूं तो वो 27 लाख का फिगर आएगा, राइट। तो 33 लाख डिवाइड बाई 27 लाख, जस्ट डू इट ऑन कैलकुलेटर, ये आपको मिलेगा 1.22। सो ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर आ जाता है 1.22। आई एम श्योर दिस इज इजी फॉर यू। इस क्वेश्चन में बहुत फोकस रखना, इस चैप्टर के कुछ आखिरी सवालों में से ये एक है, और सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, तो प्लीज इस चीज में जरा ध्यान रखना। चलिए फोर्थ में ऑपरेटिंग लिवरेज तो पहला हो गया। ऑपरेटिंग लिवरेज के बाद मुझे एक चाहिए फाइनेंशियल लिवरेज, अलग कलर से लिखते हैं जिससे प्रॉपर दिखे। फाइनेंशियल लिवरेज, सबसे पहले ये देख लो कि क्या इस सवाल में कहीं पे भी कुछ भी प्रेफरेंस दिया हुआ है, क्या हमें क्या कोई प्रेफरेंस है बच्चों हमें दिया हुआ है। द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, किसी भी तरह का कोई भी प्रेफरेंस शेयर मुझे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। और अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है तो अपने को टेंशन नहीं है, हम सीधा फाइनेंशियल लिवरेज का अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हो जाएगा EBIT अपॉन EBT का फॉर्मूला। चलो EBIT का फिगर कितना है बच्चों, EBIT है 27 लाख, तो 27 लाख में लिखूंगा EBIT के लिए, और EBT का फिगर जो है वो है 22,95,000। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज हमें मिल जाएगी 27 लाख divided by 22,95,000 and that gives me 1.1764। ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का एक आंसर आ जाता है, राइट। मैं अभी फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं, जिससे पहले तीन लिवरेज आ जाए तो फिर बाकी सब चीजों के बारे में समझना थोड़ा हमारे लिए और आसान होगा। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज का पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आफ्टर फाइनेंशियल लिवरेज जो नेक्स्ट हमें देखना है वो क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरली कंबाइन लिवरेज। तो कंबाइन लिवरेज को भी यहाँ पे गिनते हैं इसी के बाजू में। अरे हमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग लिवरेज और क्या फाइनेंशियल लिवरेज मिल चुका है, तो आई एम श्योर कि कंबाइन लिवरेज निकालने में तो अब हमें कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो कंबाइन लिवरेज का जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज।
सो ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर कितना आएगा बच्चों, इट इज 1.22 एंड फाइनेंशियल लिवरेज है 1.1764। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइन लिवरेज का फिगर लेके आते हैं, तो ये हमारा फिगर हो जाएगा 1.4352। दिस इज द फिगर ऑफ कंबाइंड लिवरेज। आप चाहे तो इसको 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक राउंड फिगर भी कर सकते हैं। मैं जनरली 4 डिजिट पे लेना पसंद करता हूं कि 4 डिजिट तक अगर लेते हैं तो थोड़ा प्रॉपर आंसर आता है, ऐसा मुझे लगता है बच्चों। तो देखिए आपके पास ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है, आपके पास ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज इस क्वेश्चन में आ जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन तो हो गया, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि क्या इसके पास फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। अब फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये समझो। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज तभी किसी फर्म में होता है जब फर्म ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट उठाता है। फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होने का मीनिंग क्या होता है कि क्या ये फर्म चीपर डेट को यूज कर रहा है क्या, और अगर वो चीपर डेट को यूज कर रहा है, अगर वो चीपर डेट को यूज कर रहा है तो उसमें फाइनेंशियल लिवरेज होगी। और अगर फाइनेंशियल लिवरेज है, राइट, फाइनेंशियल लिवरेज यहां पे मैं यूं कह सकता हूं कि अगर अच्छे तरीके से यूज की जा रही है, यानी कि डेट सस्ता है, तो हम कह सकते हैं कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। तो चलिए इसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के सामने कॉस्ट ऑफ डेट कितना है। अब देखिए ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने गिना है बच्चों, वो अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने इसमें से टैक्स वैक्स कुछ माइनस नहीं किया। अरे इस सवाल में देखा जाए, इस सवाल में देखा जाए तो टैक्स का कोई परसेंटेज ही नहीं है, इसलिए इसमें से टैक्स माइनस करने का तो कोई सवाल ही होता नहीं है। तो मैंने इसको प्री टैक्स रखा हुआ है, और प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैं कंपेयर भी किससे करूंगा, प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैं कंपेयर भी किसके किसके साथ करूंगा, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के साथ कंपेयर करूंगा। तो मैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन गिनने वाला हूं, आप सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए, फिर आप नोटबुक में वर्किंग एकदम पर्टिकुलरली लाइन में अगर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे जैसी जगह है उसके हिसाब से प्लानिंग करके आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। तो देखो सेकेंड में मैं क्या लिखना चाहूंगा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 27%, यानी कंपनी जो पैसा कमा सकती है वो कितना कमा सकती है, 27% कमा सकती है। उसके सामने इसका कॉस्ट ऑफ डेट अगर देखा जाए बिना किसी टैक्स की असर दिए हुए, तो कॉस्ट ऑफ डेट इज ओनली 9%। कॉस्ट ऑफ डेट कितना आया, ओनली 9%। सोचो 9% पे आप डेट लेके आते, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 9% पे आप डेट लेके आते हो और उसके ऊपर आप अर्न कितना करते हो, उसके ऊपर अर्न करते हो 27%। Certainly speaking, your return on investment is quite higher than your cost of debt here. आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से काफी 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 ज्यादा बड़ा है। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, इसका एक ही मतलब हुआ, इसका एक ही मतलब हुआ कि यहां पे फर्म को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिल रहा है, यहां पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिल रहा है। तो यस इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, यस द फर्म हैव, यस द फर्म हैव या फर्म हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, राइट, मतलब डेट सस्ता है यहाँ पे, तो मैं नेचुरली कह सकता हूं कि द फर्म हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। आई एम श्योर आप बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की मेन बात थी, अगर फर्म को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है तो हम नेचुरली ऐसा कह सकते हैं कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। तो ये था बच्चों हमारा सेकेंड पॉइंट। आई एम श्योर आपको पता चला होगा कि जब भी ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में अगर कोई भी चीज़ पूछी जाए तो आप उसे हैंडल कैसे करेंगे, राइट, आप किस तरीके से सोचेंगे। पहले आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, उसको कॉस्ट ऑफ डेट के साथ कंपेयर करेंगे एंड देन आप अपना आंसर देंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड हमने कर लिया, थर्ड हमारा बाकी है, फोर्थ हमने कर लिया है।
तो चलिए पहले थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, लेकिन नेचुरली थर्ड क्वेश्चन को गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक नया ब्लैंक पेज ऐड करता हूं और मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में सोचता हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज कैपिटल टर्नओवर इज 3, फर्म का कैपिटल टर्नओवर 3 है, इंडस्ट्री का कैपिटल टर्नओवर 3 है, तो क्या हमारी जो फर्म है उसका कैपिटल टर्नओवर उसके मुकाबले हाई है या लो है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हमें कैपिटल टर्नओवर निकालना पड़ेगा। एंड अगर हमें कैपिटल टर्नओवर निकालना है तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला अब रेशियो एनालिसिस में सीखे हैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। हमको ऊपर लिखना पड़ेगा सेल्स, राइट, ऊपर लिखना पड़ेगा सेल्स एंड डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा हमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिससे हमें कैपिटल टर्नओवर मिलेगा। चलिए इसमें फिगर्स को भर देते हैं। सेल्स का फिगर अगर आप देखें बच्चों तो इसी पैरा से सवाल से ही मिल जाएगा। 75 लाख का सेल्स था हमारा, तो सेल्स के फिगर को मैं नेचुरली लिखूंगा 75 लैक्स और उसको डिवाइड कर दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इन दोनों फिगर्स का टोटल आएगा 45 लाख और 55 लाख, यानी कि 1 करोड़ का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो आता है वो 0.75 टाइम्स आ रहा है बच्चों। नाउ क्या मीनिंग हुआ है 0.75 टाइम्स का, if the firm has invested 1 rupee in the capital, it can bring only 75 पैसा as the sales। बात को ध्यान से समझिए, 1 रुपया अगर फर्म कैपिटल लाई है तो वो सेल्स कितना लेके आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 75 पैसा ही सेल्स वो लेके आ रही है। अब ये बहुत ही ज्यादा पुअर कैपिटल टर्नओवर है, तो मैं यहां पे इसका जवाब क्या लिखूंगा, राइट, द फर्म हैज, सिंपल हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, द फर्म हैज वेरी लो, ये लो नहीं है, वेरी लो है, द फर्म हैज वेरी लो कैपिटल turnover in comparison, the firm has very low capital turnover in comparison to that of industry। यानी इंडस्ट्री आप देखें तो एक एक रुपया जो लगाती है कैपिटल का, उसके सामने 3 रुपए का सेल्स लाती है। आप देखेंगे यहाँ पे आई ऑलवेज लाइक टू मेक द इंटरप्रिटेशन वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। इसमें जितना भी आप क्या है कि इंटरप्रिटेशन को मुश्किल बनाने की ट्राई करते हो उतना सवाल ही आपके लिए गिनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, इंडस्ट्री 3 रुपए का कैपिटल टर्नओवर लेके आ रही है, राइट। मतलब कि अगर 1 रुपया आपने कैपिटल का लगाया है बिजनेस में तो उसके सामने इंडस्ट्री कितना लेके आ रही है, टर्नओवर 3 रुपए का। लेकिन देखा जाए तो बिजनेस उतना टर्नओवर नहीं ला पा रहा, हमारी फर्म जो है वो सिर्फ 0.75% का ही कैपिटल टर्नओवर लेके आ रही है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड, बच्चों। चलिए इसके बाद का सवाल अगर देखें तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज तो हमने आगे ही गिन ली है। नंबर 5 देखते हैं, इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय 10% बाय व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज। इस सवाल में कुछ भी आगे करने से पहले एक बार वापिस बच्चों में आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं कि हम कौन सी लिवरेज का यूज कब करते हैं, राइट। ये एक बार मैं वापिस रिवाइज करना चाहता हूं। देखिए अगर मुझे सेल्स से लेके, ये मॉडल पे प्लीज ध्यान देना, ईबीआईटी की ओर जाना हो, यानी परसेंटेज चेंज इन सेल्स अगर कुछ आया है तो उससे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी क्या होगा, ये अगर मुझे जानना हो तो बताओ बच्चों कौन सा लिवरेज आएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करना पड़ेगा। अगर ईबीआईटी में कुछ चेंज आया है उससे ईबीटी में क्या चेंज आएगा ये देखना हो तो मुझे फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेल्स में क्या फर्क आया है उससे सीधा ईबीटी का फर्क देखना, राइट, तो मुझे कंबाइन लिवरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो आई एम श्योर ये मॉडल आपको अच्छी तरह याद है और इसमें से आप कुछ भी भूले नहीं। अगर ये आपको याद है तो मैं बहुत ही आराम से अब आपको बाकी के सब क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करवा दूंगा। ध्यान दीजिए बच्चों, इफ द सेल्स इंक्रीज्ड बाय 10% बाय व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज, ऐसा पूछा है। तो देखिए
किन किन दो टर्म का रिश्ता जोड़ना है? मुझे सेल्स और EBIT का रिश्ता जोड़ना है। सेल्स और EBIT का रिश्ता जोड़ना है, यानी मुझे नेचुरली इस्तेमाल किसका करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग लिवरेज का। तो मैं कुछ यहाँ पे प्रॉपरली जगह बना के ये चीज गिनना चाहता हूं। मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए बच्चों। मैं सीधा यूं लिख सकता हूं, राइट, दैट ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। सिंपल वो ओरिजिनल फॉर्मूला हमको लगाना है, एंड डिवाइडेड बाय हम करते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। हम करते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब फॉर्मूला भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट अगर आप ऐसा इंटरप्रिटेशन भी लिखना चाहो कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज कर देने से हमें परसेंटेज चेंज इन EBIT मिल जाएगा, तो बच्चों ऐसे भी मेरे हिसाब से लिखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए ऑपरेटिंग लिवरेज का फिगर हम लेके आते हैं जो हमें पहले मिला था। ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फिगर था दैट वाज 1.22। तो 1.22 को हम यहां लिखेंगे, दिस इज 1.22। परसेंटेज चेंज इन EBIT तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका कुछ नहीं होगा, उसको वैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT। लेकिन नीचे जो है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वो मुझे 10% इंक्रीज दिया है, तो मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, ये परसेंटेज में ऐसा मानना है। और इसको मल्टीप्लाई अगर करूँगा मेरे बच्चों, कितनी आसानी से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। परसेंटेज चेंज इन EBIT जो आएगा वो 10 इंटू 1.22 यानी कि 12.22% आएगा। 12.22% आएगा। ये हो गया बच्चों हमारा परसेंटेज चेंज इन EBIT। आई एम श्योर अब बात को समझ रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन EBIT तो बहुत ही हमारा सिंपली यहां पे आ जाता है। चलिए इसके बाद हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। वो कहता है सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। ये ऑलरेडी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था ना, ये फोर्थ नहीं था, दिस वाज अ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट, नंबरिंग में एरर थी। अच्छा अब देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द EBT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। देखिए किन दोनों वेरिएबल का रिश्ता यहां पे हमें जोड़ना है, हमें सेल्स से शुरू करके EBT तक का रिश्ता जोड़ना है, यानी सेल्स में कुछ फर्क आए उससे EBT में क्या फर्क आएगा ये हमें सोचना है। तो सेल्स और EBT का रिश्ता जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हम कंबाइन लिवरेज का यूज करेंगे। तो यहां पे भी हमें कंबाइन लिवरेज का यूज करना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, देखिए कंबाइन लिवरेज को मैं कैसे लिख पाऊंगा, कंबाइन लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूं ये उसका ही ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स लिख सकता हूं, राइट। अब मैं इसके अंदर अगर फिगर भरता जाऊं, इस तरफ आ जाता हूं इसको गिनने के लिए, जगह का प्रॉपर यूज कर रहा हूं मैं ब्लैक बोर्ड पे। कंबाइन लिवरेज का फिगर कितना था बच्चों, वो हमें देखना पड़ेगा पीछे से। कंबाइन लिवरेज का फिगर है 1.4352। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कंबाइन लिवरेज की जगह पे एक्चुअली 1.4352 इज इक्वल टू, बोलो परसेंटेज चेंज इन EBT क्या है भाई, परसेंटेज चेंज इन EBT तो हमको कितना लाना है, 100% चेंज लाना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे क्या लिखा है कि किस लेवल पे EBT का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर मुझे EBT का वैल्यू 0 कर देना हो तो EBT में कितना मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर मुझे EBT का वैल्यू 0 करना हो तो EBT में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, EBT में डिक्रीज करना पड़ेगा मुझे 100%। तो मुझे यहाँ पे तो पहले लिखना पड़ेगा कि चेंज इन EBT जो आया है वो कितना आया है, 100% चेंज मुझे लाना है। एक्चुअली 100% मुझे डिक्रीज करना है ऐसा लिखूंगा तो बेटर रहेगा, और नीचे लिख दूंगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आई एम श्योर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ रही है। अब सीधा परसेंटेज चेंज इन सेल्स अगर मैं लेके आ जाऊं तो उसका क्या फिगर आएगा बच्चों, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सिंपली आपको कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करना है। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.4352 आएगा, यानी कि 69 पॉइंट, अगर आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स की बात करो तो 69.67% रफली आपको चेंज लेके आना पड़ेगा।
ये आपका अप्रोक्सीमेट चेंज आ गया है। अच्छा बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पॉइंट्स की वजह से हमेशा आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे हो सकता है कि ये 67.67% मेरा आया, वो आप किसी और बुक में से अगर रिफर करने की ट्राई करो या आईसीआई का सॉल्यूशन देखो तो हो सकता है कि वो 69 पॉइंट समथिंग एल्स परसेंट आया हो। थोड़ा सा डिफरेंस आना पॉसिबल है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कंबाइन लिवरेज का फिगर लिया है बच्चों वो 4 डिजिट का लिया है। हो सकता है कि बुक में ये कंबाइन लिवरेज का फिगर 4 डिजिट का ना लेके सिर्फ 2 डिजिट का लिया हो, तो उसकी वजह से आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो आंसर हमें एग्जाम में गलत मिल जाएगा। एग्जाम में तो एकदम प्रॉपर आंसर हमारा ये सही माना जाएगा बच्चों, राइट। सो ये हो जाता है हमारा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बट एक्चुअली आप जानते हो कि ये हमारा आंसर अभी अधूरा है, हमें तो लेवल ऑफ सेल्स लेके आना है। यानी हमें सेल्स का वो अमाउंट बताना पड़ेगा कि जिस अमाउंट के ऊपर आपके ईबीटी का फिगर एब्सोल्युटली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वो अमाउंट जो हमें बताना पड़ेगा उसके लिए क्या करूंगा, मैं जो पुराना सेल्स होगा, पुराने सेल्स का फिगर हम लेके आते हैं। अगर देखें तो पुराने सेल्स का फिगर वैसे हमारा पैराग्राफ में भी है, 75 लाख का मेरा सेल्स था। जो सेल्स है, ओरिजिनल सेल्स या पुराना सेल्स है, वो 75 लाख का सेल्स है। 75 लाख के सेल्स में से मुझे माइनस करना पड़ेगा उसी का 69.67%। चलिए 75 लाख लिखते हैं, उसमें से 69.67% को हम लोग गिनते हैं। पहले 75 लाख इंटू 69.67%, ये मेरे बच्चों रफली अप्रोक्सीमेट फिगर ही है सब, वो आ जाता है 52,25,250, राइट। 52,25,250। मैं इसको डिवाइड मतलब माइनस कर दूं तो मेरा जो फिगर आ जाएगा सेल्स का लेवल आ जाएगा। इसको मैं रिक्वायर्ड सेल्स लेवल ऐसा कह सकता हूं कि जिससे हमारा ईबीआईटी हो जाएगा जीरो। तो रिक्वायर्ड सेल्स लेवल आ जाएगा 22,74,750। ये बच्चों हमारा एक अप्रोक्सीमेट फिगर आ गया रिक्वायर्ड सेल्स का। अगर आप किसी और बुक में इसका आंसर देखते हैं, किसी और ऑथर का अगर आंसर देखते हैं, तो थोड़ा बहुत आंसर में बिल्कुल फर्क आएगा, क्योंकि पॉइंट्स आपने अगर थोड़े अलग लिए होंगे बुक के हिसाब से। जैसे लिवरेज मैंने यहाँ पे वापस बता दूं 4 पूरे पॉइंट लिए हैं। हो सकता है किसी ऑथर ने किसी बुक के अंदर 4 पॉइंट लेने की बजाय सिर्फ 2 पॉइंट से काउंटिंग किया हो, तो उसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा फर्क तो बच्चों आएगा ही। बट आई एम श्योर ये बात आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 11 में क्वेश्चन नंबर 6। अब एक आखिरी क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस सवाल को आप देखिए, इस सवाल में लगभग सब कुछ आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, इंटरप्रिटेशन कीजिए, सभी तरह की चीजें मैंने इस एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर ली। मैं करता हूं अब 7th नंबर का क्वेश्चन और देखते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या है। उसके लिए एक नया पेज नेचुरली ऐड करना पड़ेगा। देखिए 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाई 20%, ईबीआईटी अगर 20% से इंक्रीज होता है, बाई व्हाट परसेंटेज ईबीटी विल इंक्रीज। यानी यहां पे जो हमें रिलेशन देखना है ना बच्चों, वो ईबीआईटी और ईबीटी के देखना है। और देखिए आपको बताया गया था कि ईबीआईटी और ईबीटी का रिलेशन देखना है तो हमें फाइनेंशियल लिवरेज का इंटरप्रिटेशन ध्यान में लेना पड़ेगा। तो मैं फाइनेंशियल लिवरेज की बात करूंगा यहाँ पे। पहले उसका फिगर हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज का कितना था। फाइनेंशियल लिवरेज हमारी आई थी 1.1764, इसे याद रखना है हमें, 1.1764। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, इसको आप डेल्टा भी लिख सकते हो, इन ईबीटी डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7, राइट। चलो फाइनेंशियल लिवरेज का फिगर जो हमारा आया था उसके ऊपर देखते हैं एक बार कि फाइनेंशियल लिवरेज वापस क्या आया था, वो लिखने में इसे भूल गए, 1.1764। तो मैं यहां पे लिख दूंगा फाइनेंशियल लिवरेज का फिगर 1.1764। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी तो हमको गिनना है, तो उसे वैसे का वैसा रहने देंगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी। लेकिन नीचे जो है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, उसमें हमें बोला था कि ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ेगा,
20% से, तो यहाँ पे मुझे 20 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मुझे मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBT इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे ही करना है, 20 इंटू 1.1764, ये बच्चों हमें मिलता है 23.528, यानी कि 23.53% ऐसा मैं कह सकता हूं। तो इसका मतलब समझ गए बच्चों आप, अगर मेरा EBIT ऑफ द बिजनेस 20% से इंक्रीज होता है तो फाइनेंशियल लिवरेज अपना काम करेगी और परसेंटेज चेंज इन जो EBT आएगा वो 23.53% आएगा। सो देखिए सभी के सभी सवाल हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अगर आप वापिस एक बार इसको पहले से देखें तो काफ़ी सारी अच्छी खासी वर्किंग हमें इसके अंदर करनी थी, और ये वर्किंग करने के बाद एकदम आराम से हमारे सवाल का जवाब यहाँ पे आ जाता है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को बीच में पॉज करें और आपको जो वर्कशीट दी गई है उस वर्कशीट के अंदर आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अपने हाथों से सोच समझ के गिने, तो ही बच्चों मैं आपको कहता हूं कि इसका असली मजा आपको आएगा, और एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आपको पूछा गया तो आप खुद ऐसे सवाल को गिन पाओगे बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11।